वैध धर्मांतरण के केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। न्यूज 18 के ऋषभ मणि त्रिपाठी की खबर आपको बता दें कि एटीएस की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में करीब 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी की संस्थाओं के नाम भी शामिल है। चार्जशीट के मुताबिक भारत में जनसंख्या संतुलन बिगाड़कर धर्मनिरपेक्ष देश को शरीयत से चलाने की साजिश रची गई थी। चार्जशीट में जिक्र है कि धर्मांतरण की आड़ में चल रही इस आपराधिक साजिश के तार इंटरनेशनल स्तर पर भी कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो एक के बाद एक नए खुलासे इस चार्जशीट के जरिए यहां पर हो रहे हैं। जब धर्मांतरण का विषय आता है तो संविधान उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित जो राजनीतिक दल हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, वो इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते। जो अभी 150 करोड़ का एटीएस के माध्यम से जो खुलासा हो रहा है, उससे साफ दिखता है कि ये विषय की जड़ तक की नहीं जाएंगे तो देश की एकता और अखंडता पर नुकसान होएगा। इसलिए जो सो कॉल्ड अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं, उनको सामने आना चाहिए और धर्मांतरण की क्या जो कर रहे हैं लोग, उनकी निंदा भी करनी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एटीएस ने यूपी में धर्मांतरण के मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें एक के बाद एक कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। करीब 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी की संस्थाओं के नाम भी शामिल हैं। चार्जशीट के मुताबिक भारत में जनसंख्या असंतुलन जो है वो संतुलन जो है उसको बिगाड़कर धर्मनिरपेक्ष देश को शरीयत से चलाने की साजिश रची गई थी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अजीत का। अजीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े खुलासे इस चार्जशीट के जरिए हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस की जो आर्थिक शाखा ने धर्मांतरण में करीब 150 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का साथ जुटाया। बाकायदा इसका जिक्र उन्होंने अपनी चार्जशीट में की थी और यह रकम मौलाना उमर गौतम, कलीम और सलाउद्दीन के पास अलग अलग जगहों से भेजी गई थी। बड़ोदरा का जो निवासी है सलाउद्दीन की जो संस्था है अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको 5 सालों में 28 करोड़ रुपए मिले जो उमर गौतम को दिए गए। इसके साथ ही 22 करोड़ रुपए कलीम की संस्था अल हसन एजुकेशनल सोसाइटी को दी गई। यह फंड दुबई, तुर्की और अमेरिकी संस्थाओं की तरफ से भेजे गए। तो महाराष्ट्र के प्रकाश कावड़े उर्फ एडम मौजी के जो सहयोगियों की ब्रिटेन की जो संस्था, उससे 57 करोड़ रुपए के अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया। तो निश्चित मानकर चलिए कि एटीएस एक के बाद एक खाड़ी देशों के बाद अब यूके और यूएस की तरफ भी एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है और जो अब तक फंडिंग का मामला लगभग 150 करोड़ की फंडिंग का मामला सामने आया है। ठीक है अजीत, आप नजर बनाए रखें क्योंकि एक के बाद एक नए खुलासे इस चार्जशीट के जरिए इस मामले में हो रहे हैं। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था? क्या आप जानते हैं कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किसानों को दूध क्रांति की राह दिखाई थी? 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव पार किए। खेड़ा मिल्क यूनियन ने साबित कर दिया कि लगन, समर्पण और ईमानदारी से पूरे समाज की भलाई के इरादे से कोई काम यदि सबकी भागीदारी से किया जाता है तो कामयाबी जरूर मिलती है। 1952 में खेड़ा मिल्क यूनियन ने अपनी खुद की डेयरी शुरू करने का फैसला किया। साथ ही भारत सरकार ने पोल्सन डेयरी से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। ऐसे में मिल्क यूनियन के सपनों में नया रंग भरने की उम्मीदें और बढ़ गई। इन यंग जीनियसेस से तो आप मिल चुके हैं। एक बार फिर हमें तलाश है कुछ ऐसे ही यंग जीनियसेस की जिनकी उम्र तो छोटी है पर काम बड़े हैं। तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप के यंग जीनियस सेक्शन पर। जल्द आ रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। एंट्रीज ओपन नाउ।